एनसीईआरटी हिस्ट्री के क्लास 10 के 4 चैप्टर है। चैप्टर के नाम है औद्योगिकरण का युग। हम देखेंगे और इसमें हम देखेंगे औद्योगिक क्रांति से पहले। ठीक है, देखते हैं औद्योगिक क्रांति से पहले। तो औद्योगिकरण को अक्सर हम कारखानों के विकास के साथ ही जोड़कर देखते हैं। जब हम औद्योगिक उत्पादन की बात करते हैं तो हमारा अंश फैक्ट्रियों में होने वाले उत्पादन से होता है, और जब हम औद्योगिक मजदूरों की बात करते हैं तो भी हमारा अंश कारखानों में काम करने वाले मजदूरों से होता है। औद्योगिकरण के इतिहास अक्सर प्रारंभिक फैक्ट्रियों की स्थापना से शुरू होते हैं, पर इस सोच में एक समस्या है। दरअसल इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रियों की स्थापना से पहले ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन होने लगा था। यह उत्पादन फैक्ट्रियों में नहीं होता था। बहुत सारे इतिहासकार औद्योगिकरण के इस चरण को आदि औद्योगिकरण का नाम दिया है। 17वीं और 18वीं शताब्दी में यूरोपीय शहरों के सौदागर गांवों की तरफ रुख करने लगे थे। वे किसानों और कारीगरों को पैसा देते थे और उनसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए उत्पादन करवाते थे। उस समय विश्व व्यापार के विस्तार और दुनिया के विभिन्न भागों में उपनिवेशों की स्थापना के कारण चीजों की मांग बढ़ने लगी थी। इस मांग को पूरा करने के लिए केवल शहरों में रहते हुए उत्पादन नहीं बढ़ाया जा सकता था। इस वजह से ये वजह यह भी थी कि शहरों में शहरी दस्तकारी और व्यापारिक गिल्ड काफ़ी ताकतवर थे। वे गिल्ड से उत्पादन के संगठन होते थे। गिल्ड्स ने से जुड़े उत्पादन कारीगरों को प्रशिक्षण देते थे, उत्पादन पर नियंत्रण रखते थे, प्रतिस्पर्धा और मूल्य तय करते थे तथा व्यवसाय में नए लोगों को आने से रोकते थे। शासकों ने भी विभिन्न गिल्ड्स को खाद्य उत्पादन के उत्पादों के उत्पादन और व्यापार का एक अधिकार दिया हुआ था। फलस्वरूप नए व्यापारी शहरों में कारोबार नहीं कर सकते थे, इसलिए वे गाँवों की तरफ जाने लगे। गाँव में गरीब काश्तकार और दस्तकार और सौदागर के लिए काम करने लगे। जैसा कि आप पिछले साल की पुस्तक में देख चुके हैं कि यह एक ऐसा समय था जब खुले खेत खत्म होते जा रहे थे और कॉमन्स की बारी बंदी की जा रही थी। अब तक अपनी रोजी रोटी के लिए साझा जमीनें से जलावन की लकड़ी, बेरिया, सब्जियां, भूसा और चारा आदि बीन कर काम चलाने वाले छोटे किसान और गरीब किसान आमदनी के नए स्रोत ढूंढ रहे थे। बहुतों के पास छोटे मोटे खेत तो थे, लेकिन उनमें से घर के सारे लोगों का पेट नहीं भर सकता था। इसलिए जब सौदागर वहां आए और उन्होंने माल तैयार करने के लिए पेशगी रकम दी तो किसान फौरन तैयार हो गए। सौदागरों के लिए काम करते हुए वे गांव में ही रहते हुए अपने छोटे छोटे खेतों को भी संभाल सकते थे। इस आदि औद्योगिक उत्पादन से होने वाली आमदनी ने खेती के कारण सिमटी आय में बड़ा सहायता दिया था और उन्हें पूरे परिवार के श्रम में संसाधनों के इस्तेमाल का मौका भी मिल गया था। इस व्यवसाय से शहरों और गांवों के बीच एक घनिष्ठ संबंध विकसित हुआ। सौदागर रहते तो शहर में ही थे, लेकिन उनके लिए काम ज्यादातर देहात में चलता था। इंग्लैंड के कपड़ा व्यवसायिक स्टेपल्स से ऊन खरीदते थे और उसे सूत काटने वाले के पास पहुंचाया जाता था। इससे जो धागा मिलता था उसे बुनकरों फ्रीजर्स और रंगसाजों के पास ले जाया जाता था। लंदन के कपड़ों की फिनेंसिंग होती थी। इसके बाद निर्यातक व्यापारी कपड़ों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेच देते थे, इसलिए लंदन को तो फिनिशिंग सेंटर के रूप में ही जाना जाने लगा था। यह आदि औद्योगिक व्यावसायिक आदान प्रदान के नेटवर्क का हिस्सा था और इस पर सौदागरों का नियंत्रण था और चीज़ों का उत्पादन कारखानों की बजाय घरों में होता था। उत्पादन के प्रत्येक चरण में प्रत्येक सौदागर 20 से 25 मजदूरों से काम करवाता था। इसका मतलब यह था कि कपड़ों के हर सौदागर के पास सैकड़ों मजदूर काम करते थे। उसके बाद कारखानों का उदय देखते हैं। इंग्लैंड में सबसे पहले 1730 के दशक में कारखाने खुले, लेकिन उनकी संख्या में तेजी से इजाफा 18वीं सदी के आखिर में हुआ था। कपास नए युग का पहला प्रतीक था। 19वीं सदी के आखिरी में कपास के उत्पादन में भारी बढ़ोतरी हुई। 1760 में ब्रिटेन अपने कपास उद्योग की जरूरतों को पूरा करने के लिए 25 लाख पाउंड कच्चे कपास का आयात करता था। 1787 में यह आयात बढ़कर 220 लाख पाउंड तक पहुंच गया। यह इजाफा उत्पादन की प्रक्रिया में बहुत सारे बदलावों का परिणाम था। आइए देखें कि ये बदलाव कौन से थे। 18वीं सदी में कई ऐसे आविष्कार हुए जिन्होंने उत्पादन प्रक्रिया यानी कोडिंग, एटना और कटाई और लपेटने के हर चरण की कुशलता बढ़ा दी गई। ये प्रति मजदूर उत्पादन बढ़ाया
बढ़ाया गया और पहले से ज़्यादा मजदूर, धागों और रेशों का उत्पादन होने लगा। इसके बाद रिसर्च आर्कराइट ने सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा सामने रखी। अभी तक कपड़ा उत्पादन पूरे देहात में फैला हुआ था। यह काम लोग अपने अपने घर पर ही करते थे, लेकिन अब महंगी नई मशीनें खरीदकर उन्हें कारखानों में लाया जा रहा था। कारखानों से सारी प्रक्रियाएं एक छत के नीचे और एक मालिक के हाथों में आ गई थी। इसके चलते उत्पादन प्रक्रिया पर निगरानी, गुणवत्ता का ध्यान रखना और मजदूरों पर नजर रखना संभव हो गया था। जब तक उत्पादन गांवों में हो रहा था तब तक ये सारे काम संभव नहीं थे। 19वीं सदी की शुरुआत में कारखाने इंग्लैंड के भूदृश्य का भी अभिन्न अंग बन गए थे। ये नए कारखाने इतने विशाल और नई प्रौद्योगिकी की ताकत इतनी जादुई दिखाई देती थी कि उस समय के लोगों की आंखें चौधी आ जाती थी। लोगों का ध्यान कारखानों पर टिका रह जाता था। वे इस बात को मानो भूल ही नहीं पाते थे कि उनकी आंखों से ओझल गलियों और वर्कशॉप में अभी भी उत्पादन चालू है। उसके बाद देखते हैं औद्योगिक परिवर्तन की रफ्तार। देखते हैं तो औद्योगिकरण की प्रक्रिया इतनी तेजी से थी। क्या औद्योगिक का मतलब केवल फैक्ट्री उद्योगों के विकास तक ही सीमित था? तो देखते हैं, पहले पहला चरण में देखते हैं तो सूती का उद्योग और कपास उद्योग ब्रिटेन के सबसे फलते फूलते उद्योग थे। तेजी से बढ़ता हुआ कपास उद्योग 1840 के दशक तक औद्योगिकरण के पहले चरण में सबसे बड़ा उद्योग बन चुका था। इसके बाद लोहा और स्टील उद्योग आगे निकले। 1840 के दशक से इंग्लैंड में और 1860 के दशक से उसके उपनिवेशों में रेलवे का विस्तार होने लगा था। फलस्वरूप लोहे और स्टील की जरूरत तेजी से बढ़ी। 1873 तक ब्रिटेन के लोहा और स्टील निर्यात का मूल्य लगभग 7.7 करोड़ पाउंड हो गया था। यह राशि इंग्लैंड के कपास निर्यात के मूल्य में दोगुना था। उसके बाद दूसरा देखते हैं तो नए उद्योग परंपरागत उद्योग को इतनी आसानी से हाशिए पर नहीं ढकेल सकते थे। 19वीं सदी के आखिर में भी तकनीकी रूप से विकसित औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की संख्या कुल मजदूरों में 20% से ज्यादा नहीं थी। कपास उद्योग एक गतिशील उद्योग था, लेकिन उसके उत्पादन का बड़ा हिस्सा कारखानों में नहीं बल्कि घरेलू इकाइयों में होता था। तीसरा देखते हैं, यद्यपि परंपरागत उद्योग में परिवर्तन की गति भाप से चलने वाले सूती और धातु उद्योगों से तय नहीं हो रही थी, लेकिन ये परंपरागत उद्योग पूरी तरह ठहराव की अवस्था में भी नहीं थे। खाद्य प्रसंस्करण, निर्माण, पाटरी, कांच के काम, चर्म शोधक, फर्नीचर और औजारों के उत्पादन जैसे बहुत सारे गैर मशीनी क्षेत्रों में जो तरक्की हो रही थी वह मुख्य रूप से साधारण और छोटे छोटे आविष्कारों का ही परिणाम था। चौथा देखते हैं तो औद्योगिक बदलाव की गति धीमी थी। औद्योगिक भूदृश्य पर यह बदलाव नाटकीय तेजी से नहीं फैले। नई तकनीक महंगी थी। सौदागर और व्यापारी उनके इस्तेमाल के सवाल पर फूंक फूंक कर कदम बढ़ाते थे। मशीनें अक्सर खराब हो जाती थी और उनकी मरम्मत पर काफी खर्चा होता था। वे इतना अच्छी भी नहीं थी जितनी उनके आविष्कारों और निर्माताओं का दावा होता था। इस बात को समझने के लिए आइए भाप के इंजन का उदाहरण लेते हैं हम। तो जेम्स वाट ने न्यूकॉमेन द्वारा बनाए गए भाप के इंजन में सुधार किए गए और 1871 में नए इंजन को पेटेंट करा लिया गया। इस मॉडल का उत्पादन उनके दोस्त उद्योगपति मैथ्यू बोल्टन ने किया, पर सालों तक उन्हें कोई खरीदार नहीं मिला। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे इंग्लैंड में भाप के सिर्फ 321 इंजन थे। इनमें से 80 इंजन सूती उद्योग में, 9 ऊन उद्योग में और बाकी खनन, नहर निर्माण और लोहे कार्यों में इस्तेमाल हो रहे थे। और कृषि उद्योग में भाप के इंजन का इस्तेमाल काफी समय बाद तक भी नहीं हुआ। यानी मजदूरों की उत्पादन क्षमता को कई गुना बढ़ाने की संभावना वाली इस सबसे शक्तिशाली प्रौद्योगिकी को अपनाने में भी उद्योगपति बहुत हिचकिचा रहे थे। अब इतिहासकार इस बात को मानने लगे हैं कि 19वीं सदी के मध्य का औसत मजदूर और मशीनों पर काम करने वाले नहीं बल्कि परंपरागत कारीगर और मजदूर ही होता था। उसके बाद देखते हैं हाथ का श्रम और वाष्प शक्ति। देखते हैं विक्टोरियाकालीन ब्रिटेन में मानव श्रम की कोई कीमत नहीं थी। गरीब किसान और बेकार लोग कामकाज की तलाश में बड़ी संख्या में शहरों को जाते थे। जैसा कि आप आगे जानेंगे, जब श्रमिकों की बहुतायत होती थी तो वेतन गिर जाते हैं। इसलिए उद्योगपति को श्रमिकों की कमी
कमी या वेतन के मंद में भारी लागत जैसे कोई परेशानी नहीं थी। उन्हें ऐसी मशीनों में कोई दिलचस्पी नहीं थी जिनके कारण मजदूरों से छुटकारा मिल जाए और वह जिन पर बहुत ज़्यादा खर्चा आने वाले थे। बहुत सारे उद्योगों में श्रमिकों की मांग मौसमी आधार पर घटती बढ़ती रहती थी। गैस घरों और शराब खानों में जाड़ों के दौरान खासा काम रहता था। इस दौरान उन्हें ज़्यादा मजदूरों की ज़रूरत होती थी। क्रिसमस के समय बुक बाइंडरों और प्रिंटरों को भी दिसंबर से पहले अतिरिक्त मजदूरों की दरकार रहती थी। बंदरगाहों पर जहाज़ों की मरम्मत और साफ सफाई और सजावट का काम भी जाड़ों में ही किया जाता था। जिन उद्योग में मौसम के साथ उत्पादन घटता बढ़ता रहता था, वहाँ उद्योगपति मशीनों की बजाय मजदूरों को ही काम पर रखना पसंद करते थे। बहुत सारे उत्पादन केवल हाथ से ही तैयार किए जा सकते थे। मशीनों से एक जैसे तय किस्म के उत्पादन ही बड़ी संख्या में बनाए जा सकते थे, लेकिन बाजार में अक्सर बारीक डिजाइन और खास आकारों वाली चीज़ों को काफ़ी मांग रहती थी। उदाहरण के लिए ब्रिटेन में 19वीं सदी के मध्य में 500 तरह के हथौड़े और 45 तरह की कुल्हाड़ियाँ बनाई जा रही थी। इन्हें बनाने के लिए यांत्रिक प्रौद्योगिकी की नहीं बल्कि इस इंसानी निपुणता की जरूरत थी। विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में उच्च वर्ग के लोग कुलीन और पूंजीपति वर्ग हाथों से बनी चीज़ों को तरजीह देते थे। हाथ से बनी चीज़ों को परिष्कार और सुरुचि का प्रतीक माना जाता था। उनकी फिनिश अच्छी होती थी, उनको एक एक करके बनाया जाता था और उनका डिजाइन अच्छा होता था। मशीन से बनने वाले उत्पादों को उपनिवेशों में निर्यात कर दिया जाता था। जिन देश में मजदूरों की कमी होती थी, वहाँ उद्योगपति मशीनों का इस्तेमाल करना ज़्यादा पसंद करते थे ताकि कम से कम मजदूरों का इस्तेमाल करके वे अपना काम चला सके। 19वीं सदी के अमेरिका में यही स्थिति थी, लेकिन ब्रिटेन में कामगारों की कोई कमी नहीं थी। मजदूरों की जिंदगी देखते हैं तो बाजार में श्रम की बहुतायत में मजदूरों की जिंदगी भी प्रभावित हुई। जैसे कि नौकरियों की एक खबर गांवों में पहुंची, सैकड़ों की तादाद में लोगों के हुजूम शहरों की तरफ चल पड़े। नौकरी मिलने की संभावना यारी दोस्ती कुटुंब के जरिए जान पहचान पर निर्भर करती थी। अगर किसी कारखाने में आपका रिश्तेदार या दोस्त लगा हुआ है तो नौकरी मिलने की संभावना ज़्यादा रहती थी। सबके लिए ऐसी सामाजिक संपर्क नहीं होते थे। रोजगार चाहने वाले बहुत सारे लोगों को वो हफ्तों इंतजार करना पड़ता था। वे पुलों के नीचे या रैन बसेरों में रात काटते थे। कुछ बेरोजगार शहर में बने निजी रैन बसेरों में रहते थे। बहुत सारे निर्धारण कानून विभाग द्वारा चलाए जाने वाले अस्थायी बसेरों में रुकते थे। बहुत सारे उद्योगों में मौसमी काम की वजह से कामगारों को बीच बीच में बहुत समय तक खाली बैठना पड़ता था। काम का सीजन गुजर जाने के बाद गरीब दोबारा सड़क पर आ जाते थे। कुछ लोग जाड़ों के बाद गाँवों में चले जाते थे जहाँ इस समय काम निकलने लगता था, लेकिन ज़्यादातर शहर में ही छोटा मोटा काम ढूंढने की कोशिश करते थे, जो 19वीं सदी के मध्य तक भी आसान काम नहीं था। 19वीं सदी की शुरुआत में वेतन में कुछ सुधार है, लेकिन इससे मजदूरों की हालात में बेहतरी का पता नहीं चलता। औसत आंकड़ों से अलग अलग व्यवसायों के बीच आने वाले फर्क और साल दर साल दोनों होने वाले उतार चढ़ाव पीछे रह जाते थे। मिसाल के तौर पर जब लंबे नेपोलियनी युद्ध के दौरान कीमतें तेजी से बढ़ी तो मजदूरों की आय में वास्तविक मूल्य में भारी कमी आ गई। अब उन्हें वेतन तो पहले जितना मिलता था, लेकिन उससे वे पहले जितनी चीजें नहीं खरीद सकते थे। मजदूरों की आमदनी भी सिर्फ वेतन दर पर ही निर्भर नहीं होती थी, रोजगार की अवधि भी बहुत महत्वपूर्ण थी। मजदूरों की औसत दैनिक आय इससे तय होती थी कि उन्होंने कितने दिन तक काम किया। 19वीं सदी के मध्य में सबसे अच्छा हालात में भी लगभग 10% शहरी आबादी निहायत गरीब थी। 1830 के दशक में आई आर्थिक मंदी जैसे दौरों में बेरोजगारों की संख्या विभिन्न क्षेत्रों में 35 से 75% तक पहुंच जाती थी। बेरोजगारों की आशंका के कारण मजदूर नई प्रौद्योगिकी से चिढ़ते थे। तब उन उद्योग में स्पिनिंग जेनी मशीन का इस्तेमाल शुरू
किया गया। तो हाथ से ऊन काटने वाली औरतें इस तरह की मशीनों पर हमला करने लगी। जेनी के इस्तेमाल पर यह टकराव लंबे समय तक चलता रहा। 1840 के दशक के बाद शहरों में निर्माण की गतिविधियां तेजी से बढ़ी। लोगों के लिए नए रोजगार पैदा हुए, सड़कों को चौड़ा किया गया, नए रेलवे स्टेशन बने, रेलवे लाइनें का विस्तार किया गया, सुरंगें बनाई गई, निकासी और सीवर व्यवस्था बिछाई गई, नदियों के तटबंधन बनाए गए। परिवहन उद्योग में काम करने वालों की संख्या 1840 के दशक में दोगुना और अगले 30 सालों में एक बार फिर दोगुना हो गई। उसके बाद देखते हैं उपनिवेशों में औद्योगिकरण देखते हैं। तो आइए अब भारत पर नजर डालने और देखें कि एक उपनिवेश का औद्योगिकरण कैसे होता है। यहाँ भी हम कारखाना उद्योग के साथ साथ गैर मशीनी क्षेत्र पर भी ध्यान देंगे। हमारा ध्यान मुख्य रूप से कपड़ा उद्योग तक ही सीमित रहेगा। देखते हैं तो भारतीय कपड़े का युग देखते हैं। मशीन उद्योगों के युग से पहले अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार में भारत के रेशमी और सूती उद्योगों का भी दबदबा रहता था। बहुत सारे देशों में मोटा कपास पैदा होता था, लेकिन भारत में पैदा होने वाला कपास महीन किस्म का था। आर्मीनियन और फारसी सौदागर पंजाब से अफगानिस्तान, पूर्वी फारस और मध्य एशिया के रास्ते यहाँ की चीज़ें लेकर जाते थे। यहाँ के बने महीन कपड़े के थान ऊँटों की पीठ पर लादकर पश्चिमोत्तर सीमा से पहाड़ी दर्रों और रेगिस्तानों के पार ले जाए जाते थे। मुख्य पूर्व औपनिवेशिक बंदरगाहों से फलता फूलता समुद्री व्यापार चलता था। गुजरात के तट पर स्थित सूरत बंदरगाह के जरिए भारत खाड़ी और लाल सागर के बंदरगाहों से जुड़ा हुआ था। कोरोमंडल तट पर मछलीपट्टनम और बंगाल में हुगली के माध्यम से भी दक्षिण पूर्व एशियाई बंदरगाहों के साथ खूब व्यापार चलता था। निर्यात व्यापार के इस नेटवर्क में बहुत सारे भारतीय व्यापारी और बैंकर सक्रिय थे। वे उत्पादन में पैसा लगाते थे, चीज़ों को लेकर जाते थे और निर्यातकों को पहुंचाते थे। माल भेजने वाले आपूर्ति सौदागरों के जरिए बंदरगाह नगर देश के भीतरी इलाकों से जुड़े हुए थे। वे सौदागर बुनकरों को पेशगी देते थे, बुनकरों से तैयार कपड़ा खरीदते थे और उसे बंदरगाहों तक पहुंचाते थे। बंदरगाह पर बड़े जहाज मालिक और निर्यात व्यापारियों के दलाल कीमत पर मोल भाव करते थे और आपूर्ति सौदागरों से माल खरीद लेते थे। 1750 के दशक तक भारतीय सौदागर के नियंत्रण वाला यह नेटवर्क टूटने लगा था। यूरोपीय कंपनियों की ताकत बढ़ती जा रही थी। पहले उन्होंने स्थानीय दरबारों से कई तरह की रियायतें हासिल की और उसके बाद उन्होंने व्यापार पर इजारेदारी अधिकार प्राप्त कर लिया। इससे सूरत और हुगली दोनों पुराने बंदरगाह कमजोर पड़ गए। इन बंदरगाहों से होने वाले निर्यात में नाटकीय कमी आई। पहले जिस कर्ज से व्यापार चलता था वह खत्म होने लगा था। धीरे धीरे स्थानीय बैंकर दिवालिये हो गए। 17वीं सदी के आखिरी सालों में सूरत बंदरगाह से होने वाली व्यापार का कुल मूल्य 1.6 करोड़ रुपए था। 1740 के दशक तक यह गिरकर केवल 30 लाख रुपए हो गया था। सूरत और हुगली कमजोर पड़ रहे थे और बम्बई और कलकत्ता की स्थिति सुधर रही थी। पुराने बंदरगाहों की जगह नए बंदरगाह बढ़ता महत्व औपनिवेशिक सत्ता की बढ़ती ताकत का संकेत था। नए बंदरगाहों के जरिए होने वाले व्यापार यूरोपीय कंपनियों के नियंत्रण में था और यूरोपीय जहाजों के जरिए होता था। बहुत सारे पुराने व्यापारिक घराने ढह चुके थे। जो बचे रहना चाहते थे वे उनके पास भी यूरोपीय व्यापारी कंपनियों के नियंत्रण वाले नेटवर्क में काम करने के अलावा कोई चारा नहीं था। इन बदलावों में बुनकरों और अन्य कारीगरों की जिंदगी किस तरह प्रभावित हुई तो देखते हैं बुनकरों का क्या हुआ। तो 1760 के दशक के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता के सुदृढ़ीकरण की शुरुआत में भारत के कपड़ा निर्यात में गिरावट नहीं आई। ब्रिटिश कपास उद्योग अभी भी फैलना शुरू नहीं हुआ था और यूरोप में बारीक भारतीय कपड़ों की भारी मांग थी। इसलिए कंपनी भी भारत से होने वाले कपड़े के निर्यात को ही और फैलाना चाहती थी।
1760 और 1770 के दशकों में बंगाल और कर्नाटक में राजनीतिक सत्ता स्थापित करने से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को निर्यात के लिए लगातार सप्लाई आसानी से नहीं मिल पाती थी। बुने हुए कपड़े को हासिल करने के लिए फ्रांसीसी, डच और पुर्तगाली के साथ साथ स्थानीय व्यापारी भी होड़ में रहते थे। इस प्रकार बुनकर और आपूर्ति सौदागर खूब मोल भाव करते थे और अपना माल सबसे ऊंची बोली लगाने वाले खरीदार को ही बेचते थे। लंदन भेजे गए अपने पत्र में कंपनी के अफसरों ने आपूर्ति में मुश्किल और ऊंचे दामों का बार बार जिक्र किया है। लेकिन एक बार ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक सत्ता स्थापित हो जाने के बाद कंपनी व्यापार पर अपने एकाधिकार का दावा कर सकती थी। फलस्वरूप उसने प्रतिस्पर्धा खत्म करने, लागतों पर अंकुश रखने और कपास और रेशम से बनी चीजों के नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रबंधन और नियंत्रण की एक नई व्यवस्था लागू कर दी। यह काम कई चरणों में किया गया। पहला चरण में कंपनी ने अपना व्यापार में सक्रिय व्यापारियों और दलालों को खत्म करने का बुनकरों पर ज्यादा प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की। कंपनी ने बुनकरों पर निगरानी रखे, माल इकट्ठा करने और कपड़ों की गुणवत्ता जांचने के लिए वेतनभोगी कर्मचारी तैनात कर दिए, जिन्हें गुमास्ता कहा जाता था। दूसरा चरण देखते हैं। कंपनी को माल बेचने वाले बुनकरों को अन्य खरीदारों के साथ कारोबार करने पर पाबंदी लगा दी गई। इसके लिए उन्हें पेशगी रकम दी जाती थी। एक बार काम का ऑर्डर मिलने पर बुनकरों को कच्चा माल खरीदने के लिए कर्जा दे दिया जाता था। जो कर्जा लेते थे उन्हें अपना बनाया हुआ कपड़ा गुमास्ता को ही देना पड़ता था, उसे वे किसी और व्यापारी को नहीं दे सकते थे। जैसे जैसे कर्ज मिलते गए और महीन कपड़े की मांग बढ़ने लगी, ज्यादा कमाई की आस में बुनकर पेशगी स्वीकार करने लगे। बहुत सारे बुनकरों के पास जमीन के छोटे छोटे पट्टे थे जिन पर वे खेती करते थे और अपने परिवार की जरूरतें पूरा कर लेते थे। अब वे इस जमीन को भाड़े पर देकर पूरा समय बुनकरी में लगाने लगे। अब पूरा परिवार यही काम करने लगा। बच्चे और औरतें सभी कुछ न कुछ काम करते थे। लेकिन जल्द ही बहुत सारे बुनकर गांवों में बुनकरों और गुमास्तों के बीच टकराव की खबरें आने लगी। इससे पहले आपूर्ति सौदागर अक्सर बुनकर गांवों में ही रहते थे और बुनकरों से उनके नजदीकी ताल्लुकात होते थे और वे बुनकरों की ज़रूरतों का ख्याल रखते थे और संकट के समय उनकी मदद करते थे। नए गुमास्ता बाहर के लोग होते थे। उनका गांव से पुराना सामाजिक संबंध नहीं था। वे दंभपूर्ण व्यवहार करते थे। सिपाहियों और चपरासियों को लेकर आते थे और माल समय पर तैयार न होने की स्थिति में बुनकरों को सजा देते थे। सजा के तौर पर बुनकरों को अक्सर पीटा जाता था और कोड़े बरसाए जाते थे। अब बुनकर न तो काम पर मोल भाव कर सकते थे और न ही किसी और को माल बेच सकते थे। उन्हें कंपनी से जो कीमतें मिलती थी वह बहुत कम थी, पर उसे कर्ज की वजह से कंपनी से बंधे हुए थे। कर्नाटक और बंगाल में बहुत सारे स्थानों पर बुनकर गांव छोड़कर चले गए। वे अपने रिश्तेदारों के यहाँ किसी और गांव में करघा लगा देते थे। कई स्थानों पर कंपनी और उसके अफसरों का विरोध करते हुए गांव के व्यापारियों के साथ मिलकर बुनकरों ने बगावत कर दी। कुछ समय बाद बहुत सारे बुनकर कर्जा लौटाने से इनकार कर देते थे। उन्होंने करघे बंद कर दिए और खेतों में मजदूरी करने लगे। 19वीं सदी आते आते कपास बुनकरों के सामने नई समस्या पैदा हो गई। तो भारत में मैनचेस्ट का आना देखते हैं। 1772 में ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर हेनरी पतुलो ने कहा था कि भारतीय कपड़े की मांग कभी कम नहीं हो सकती क्योंकि दुनिया के किसी और देश में इतना अच्छा माल नहीं बनता। लेकिन हम देखते हैं कि 19वीं सदी की शुरुआत में भारत के कपास निर्यात में गिरावट आने लगी, जो लंबे समय तक जारी रही। 1811 से 1812 में सूती माल का हिस्सा कुल निर्यात में 23% था। 1850 से 1851 में यह मात्र 3% हो गया था। ऐसा क्यों हुआ और उसके निहितार्थ क्या थे, तो देखते हैं। जब इंग्लैंड में कपास उद्योग विकसित हुआ तो वहां के उद्योगपति दूसरे देशों से आने वाले आयात को लेकर परेशान दिखाई देने लगे।
उन्होंने सरकार पर दबाव डाला कि वह आयातीय कपड़े पर आयात शुल्क वसूल करे, जिससे मैनचेस्टर में बने कपड़े बाहरी प्रतिस्पर्धा के बिना इंग्लैंड में आराम से बिक सके। दूसरी तरफ उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी पर दबाव डाला कि वह ब्रिटिश कपड़ों को भारतीय बाजारों में ही बेचे। 19वीं सदी के शुरुआत में ब्रिटेन के वस्त्र उद्योग के निर्यात में नाटकीय वृद्धि हुई। 18वीं सदी की आखिरी में भारत में उत्पादों का न के बराबर निर्यात हो रहा था। 1850 तक आते आते सूती का आयात भारतीय आयात में 31% हो चुका था। 1870 तक यह आंकड़ा 50% से ऊपर चला गया। इस प्रकार भारत में कपड़ा बुनकरों के सामने एक साथ दो समस्याएं थी। उनका निर्यात बाजार ढह रहा था और स्थानीय बाजार सिकुड़ने लगे थे। स्थानीय बाजार में मैनचेस्टर के आयाती मालों की भरमार थी। कम लागत पर मशीनों से बनने वाले आयाती कपास उत्पादन इतने सस्ते थे कि बुनकर उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे। 1850 के दशक तक देश के ज़्यादातर बुनकर इलाकों में गिरावट और बेकारी के ही किस्सों की भरमार थी। 1860 के दशक में बुनकरों के सामने नई समस्या खड़ी हो गई थी। उन्हें अच्छी कपास नहीं मिल पा रही थी। अब अमेरिकी गृह युद्ध शुरू हुआ और अमेरिका से कपास की आमद बंद हो गई तो ब्रिटेन भारत से कच्चा माल मांगने लगा। भारत से कच्चे कपास के निर्यात में इस वृद्धि से उसकी कीमत आसमान छूने लगी। भारतीय बुनकरों को कच्चे माल के लाले पड़ गए और उन्हें मनमानी कीमत पर कच्ची माल खरीदनी पड़ी थी। ऐसी सूरत में बुनकर की सहारे पेट पालना संभव नहीं था। 19वीं सदी के आखिर में बुनकरों और कारीगरों के सामने एक और समस्या आई। अब भारतीय कारखानों में उत्पादन होने लगा और बाजार मशीनों की बनी चीजें से पट गया था। ऐसे में बुनकर उद्योग किस तरह कायम रह सकता था? तो देखते हैं फैक्ट्रियों का आना। देखते हैं तो मुंबई में पहली कपड़ा मिल 1854 में लगी और 2 साल बाद उससे उत्पादन होने लगा। 1862 तक वहां ऐसे 4 मिलें का काम कर रही थी, जिसमें 94,000 तकलिया और 2,150 करघे थे। और उसी समय बंगाल के जूट मिलें खुलने लगे। वहाँ देश की पहली जूट मिल 1855 में और दूसरी 7 साल बाद मैंने 1862 में चालू हुई। उत्तरी भारत में एल्गिन मिल 1860 के दशक में कानपुर में खुली। इसी के साल भर बाद अहमदाबाद की पहली कपड़ा मिल की चालू हो गई। 1874 में मद्रास में भी पहली कताई और बुनाई मिल खुल गई। ये उद्योग कौन लगा रहा था? उनके लिए पूंजी कहाँ से आ रही थी और मिलों में काम करने वाले कौन हैं? तो देखते हैं प्रारंभिक उद्यमी देखते हैं। देश के विभिन्न भागों में तरह तरह के लोग उद्योग लगा रहे थे। आइए देखें कि ये लोग कौन थे। बहुत सारे व्यवसायिक समूहों का इतिहास चीन के साथ व्यापार के जमीन से चला आ रहा था। बहुत सारे व्यावसायिक समूहों का इतिहास चीन के साथ व्यापार के जमाने से चला आ रहा था। जैसा कि पिछले साल की किताबों में हमने पढ़ा था कि 18वीं सदी के आखिर से ही अंग्रेज भारतीय अफीम का चीन को निर्यात करने लगे थे। उसके बदले में वे चीन से चाय खरीदते थे जो इंग्लैंड जाती थी। इस व्यापार में बहुत सारे भारतीय कारोबार सहायक की हैसियत में पहुंच गए थे। वे पैसा उपलब्ध कराते थे, आपूर्ति सुनिश्चित कराते थे और माल को जहाज़ों में लादकर रवाना करते थे। व्यापार से पैसा कमाने के बाद उसमें से कुछ व्यवसायिक भारत में औद्योगिक उद्यम स्थापित करना चाहते थे। बंगाल में द्वारकानाथ टैगोर ने चीन के साथ व्यापार में खूब पैसा कमाया और वे उद्योगों में निवेश करने लगे। 1830 से 1840 के दशक में उन्होंने 6 संयुक्त उद्यम कंपनियां लगा दी। 1840 के दशक में आए व्यावसायिक संकटों में औरों के साथ साथ टैगोर के उद्यम भी बैठ गए। लेकिन 19वीं सदी में चीन के साथ व्यापार करने वाले बहुत सारे व्यवसायी सफल उद्योगपति भी साबित हुए। बम्बई में डेंसो पेटिट और आगे चलकर देश में विशाल औद्योगिक साम्राज्य स्थापित करने वाले जमशेदजी नुसरवानजी टाटा जैसे पारसियों ने आंशिक रूप से
चीन को निर्यात करके और आंशिक रूप से इंग्लैंड को कच्ची कपास निर्यात करके पैसा कमा लिया था। 1917 में कलकत्ता में देश की पहली जूट मिल लगाने वाले मारवाड़ी व्यवसायिक सेठ हुकुमचंद ने भी चीन के साथ व्यापार किया था। यही काम प्रसिद्ध उद्योगपति जी.डी. बिरला के पिता और दादा ने भी किया था। पूंजी इकट्ठा करने के लिए अन्य व्यापारिक नेटवर्कों का सहारा लिया गया। मद्रास के कुछ सौदागर बर्मा से व्यापार करते थे, जबकि कुछ के मध्य पूर्व और पूर्वी अफ्रीका में संबंध थे। इसे उनके अलावा भी कुछ वाणिज्यिक समूह थे, लेकिन वे विदेश व्यापार से सीधे जुड़े हुए नहीं थे। वे भारत में भी व्यवसाय करते थे। वे एक जगह से दूसरी जगह माल ले जाते थे, सूद पर पैसा चलाते थे, एक शहर से दूसरे शहर में पैसा पहुंचाते थे और व्यापारियों को पैसा देते थे। जब उद्योगों में निवेश के अवसर आए तो उनमें से बहुतों ने फैक्ट्रियां लगा दी। जैसे भारतीय व्यापार पर औपनिवेशिक शिकंजा कसता गया, वैसे वैसे भारतीय व्यवसाय के लिए जगह सुकुड़ती गई। अब उन्हें अपना तैयार माल यूरोप में बेचने से रोक दिया गया। अब वे मुख्य रूप से कच्चे माल और अनाज, कच्ची कपास, अफीम, गेहूं और नील काहे निर्यात कर सकते थे, जिनकी अंग्रेजों की जरूरत थी। धीरे धीरे उन्हें जहाज रानी व्यवसाय से भी बाहर ढकेल दिया गया। पहले विश्व युद्ध तक यूरोपीय प्रबंधकीय एजेंसियां भारतीय उद्योग के विशाल क्षेत्र का नियंत्रण करती थी। इनमें बर्ग हिगल्स एंड कंपनी, यूल ओवर, जार्डिन, स्किनर एंड कंपनी सबसे बड़ी कंपनियां थी। ये एजेंसियां पूंजी जुटाती थी, संयुक्त उद्यम कंपनियां लगाती थी और उनका प्रबंधन संभालती थी। ज्यादातर मामलों में भारतीय वित्त पोषक यानी फाइनेंशियल पूंजी उपलब्ध कराते थे, जबकि निवेश और व्यवसाय से संबंधित फैसले यूरोपीय एजेंसियां लेती थी। यूरोपीय व्यापारियों उद्योगपतियों के अपने वाणिज्यिक परिसंघ थे, जिनमें से भारतीय व्यवसायों को शामिल नहीं किया जा सकता था। मजदूर कहाँ से आए देखते हैं, तो फैक्ट्रियाँ होगी ये तो मजदूर भी होंगे। फैक्ट्रियों के विस्तार से मजदूरों की मांग बढ़ने लगी। 1901 में भारतीय फैक्ट्रियों में 5,84,000 मजदूर काम करते थे। 1976 तक यह संख्या बढ़कर 24,36,000 हो चुकी थी। ये मजदूर कहाँ से आए, तो ज़्यादातर औद्योगिक इलाकों में मजदूर आसपास के जिलों से आते थे। जिन किसानों कारीगरों को गांव में काम नहीं मिलता था, वे औद्योगिक केंद्रों की तरफ जाने लगते थे। 1911 में बम्बई के सूती कपास उद्योग में काम करने वाले 50% से ज़्यादा मजदूर पास के रत्नागिरी जिले से आए थे। कानपुर के जिलों में काम करने वाले ज़्यादातर कानपुर जिले के ही गांवों से आते थे। मेल मजदूर बीच बीच में अपने गांव जाते रहते थे। वे फसलों की कटाई और त्योहार के समय गांव लौट जाते थे। बाद में जब नए कामों की खबर फैली तो दूर दूर से भी लोग आने लगे। उदाहरण के लिए संयुक्त प्रांत के लोग बम्बई के कपड़ा मिलों और कलकत्ता के जूट मिलों में काम करने के लिए पहुंच रहे थे। नौकरी पाना हमेशा मुश्किल था। हालांकि मिलों की संख्या बढ़ती जा रही थी और मजदूरों की मांग भी बढ़ रही थी, लेकिन रोजगार चाहने वालों की संख्या रोजगारों के मुकाबले हमेशा ज्यादा रहती थी। मिलों में प्रवेश की भी निषेध था। उद्योगपति नए मजदूरों की भर्ती के लिए प्रायः एक जॉबर रखते थे। जॉबर कोई पुराना और विश्वस्त कर्मचारी होता था। वह अपने गांव में लोगों को लाता था, उन्हें काम का भरोसा देता था, उन्हें शहर में जमने के लिए मदद कर देता था और मुसीबत में पैसे से मदद भी करता था। इस प्रकार जॉबर ताकतवर और मजबूत व्यक्ति बन गया था। बाद में जॉबर मदद के बदले पैसे और तोहफों की मांग करने लगा और मजदूरों की जिंदगी को नियंत्रित करने लगा। समय के साथ फैक्ट्री मजदूरों की संख्या बढ़ने लगी, लेकिन जैसा कि आप देखेंगे कुल औद्योगिक श्रम शक्ति में उनका अनुपात बहुत छोटा था। उसके बाद देखते हैं औद्योगिक विकास का अनूठापन देखते हैं। तो भारत में औद्योगिक उत्पादन पर वर्चस्व रखने वाली यूरोपीय प्रबंधकीय एजेंसियों की
कुछ खास तरह के उत्पादों में ही दिलचस्पी थी। उन्होंने औपनिवेशिक सरकार से सस्ती कीमत पर जमीन लेकर चाय और कॉफ़ी के बागान लगाए और खनन, नील और जूट व्यवसाय में पैसे का निवेश किया। इनमें से ज़्यादातर ऐसे उत्पादन थे जिनकी भारत में बिक्री के लिए नहीं बल्कि मुख्य रूप से निर्यात के लिए आवश्यक थे। 19वीं सदी के आखिर में जब भारतीय व्यवसायी उद्योग लगाने लगे तो उन्होंने भारतीय बाजार में मैनचेस्टर की बनी चीज़ों से प्रतिस्पर्धा नहीं की। भारत आने वाले ब्रिटिश मालों में धागा बहुत अच्छा नहीं था, इसलिए भारत के शुरुआती सूती कपड़ों में एक कपड़े की बजाय मोटे सूती धागे की बनाए जाते थे। जब धागे का आयात किया जाता था तो वह हमेशा बेहतर किस्म का होता था। भारतीय कताई मिलों में बनने वाले धागों का भारत के हथकरघा बुनकर इस्तेमाल करते थे या उन्हें चीन को निर्यात कर दिया जाता था। 20वीं सदी के पहले दशक तक भारत में औद्योगिकरण का दर कई बदलावों की चपेट में आ चुकी थी। स्वदेशी आंदोलन को गति मिलने से राष्ट्रवादियों ने लोगों को विदेशी कपड़े के बहिष्कार के लिए प्रेरित किया। औद्योगिक समूह अपने सामूहिक हितों की रक्षा के लिए संगठित हो गए और उन्होंने आयात शुल्क बढ़ाने तथा अन्य रियायतों देने के लिए सरकार पर दबाव डाला। 1906 के बाद चीन भेजे जाने वाले भारतीय धागे के निर्यात में भी कमी आने लगी। चीनी बाजारों में चीन और जापान की मिलों के उत्पादन छा गए थे। फलस्वरूप भारत के उद्योगपति धागे की बजाय कपड़ा बनाने लगे। 1900 से 1912 के भारत में सूती कपड़े का उत्पादन दोगुना हो गया। पहले विश्व युद्ध तक औद्योगिक विकास धीमा रहा। युद्ध ने एक बिल्कुल नई स्थिति पैदा कर दी थी। ब्रिटिश कारखाने सेना की जरूरतों को पूरा करने के लिए युद्ध संबंधी उत्पादन में व्यस्त थे, इसलिए भारत में मैनचेस्टर के माल का आयात कम हो गया। भारतीय बाजारों को रातों रात एक विशाल देसी बाजार मिल गया। युद्ध लंबा खींचा तो भारतीय कारखानों में भी फौज के लिए जूट की बोरी, फौजियों के लिए वर्दी के कपड़े, टेंट और चमड़े के जूते, घोड़े और खच्चर की जीन तथा बहुत सारे अन्य सामान बनने लगे। नए कारखाने लगाए गए, पुराने कारखाने कई पालियों में चलते गए। बहुत सारे नए मजदूरों को काम पर रखा गया और हर एक को पहले से भी ज़्यादा समय तक काम करना पड़ता था। युद्ध के दौरान औद्योगिक उत्पादन तेजी से बढ़ा। युद्ध के दौरान औद्योगिक उत्पादन तेजी से बढ़ा। युद्ध के बाद भारतीय बाजार में मैनचेस्टर को पहले वाली हैसियत वाली हासिल नहीं हो पाती। आधुनिकीकरण न कर पाने और अमेरिका, जर्मनी और जापान के मुकाबले कमजोर पड़ जाने के कारण ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। कपास का उत्पादन बहुत कम रह गया था और ब्रिटेन से होने वाले सूती कपड़े के निर्यात में जबरदस्त गिरावट आई। उपनिवेश में विदेशी उत्पादन को हटाकर स्थानीय उद्योगपति ने घरेलू बाजारों पर कब्जा कर लिया और धीरे धीरे अपनी स्थिति मजबूत बना ली थी। उसके बाद लघु उद्योगों की बहुतायत देखते हैं। हालांकि युद्ध के बाद फैक्ट्री उद्योगों में लगातार इजाफा हुआ, लेकिन अर्थव्यवस्था में विशाल उद्योगों का हिस्सा बहुत छोटा था। उनमें से ज़्यादातर 1911 में 67% बंगाल और बम्बई में स्थित थे। बाकी पूरे देश में छोटे स्तर के उत्पादन का ही दबदबा रहा। पंजीकृत फैक्ट्रियों में कुल औद्योगिक श्रम शक्ति का बहुत छोटा हिस्सा ही काम करता था। यह संख्या 1911 में 5% और 1931 में 10% थी। बाकी मजदूर गली मोहल्ले में स्थित छोटी छोटी वर्कशॉप और घरेलू इकाइयों में काम करते थे। कुछ मामलों में तो 20वीं सदी के दौरान हाथ से होने वाले उत्पादन में दरअसल इजाफा हुआ था। यह बात हथकरघा क्षेत्र के बारे में ही सही है, जिसकी हमने पीछे चर्चा की थी। सस्ते मशीन निर्मित धागे ने 19वीं सदी में कताई उद्योग को तो खत्म कर दिया था, लेकिन तमाम समस्याओं के बावजूद बुनकर अपना व्यवसाय किसी तरह चलाते थे। 20वीं सदी में हथकरघा पर बनने वाले कपड़े के उत्पादन में लगातार सुधार हुए। 1900 से 1940 के बीच यह 3 गुना हो चुका था। ऐसा कैसे हुआ तो देखते हैं। इसके पीछे आंशिक रूप से तकनीकी बदलाव का हाथ है। अगर लागत में बहुत ज़्यादा इजाफा न हो और उत्पादन बढ़ सकता हो तो हाथ से काम करने वालों की नई तकनीक अपनाने में कोई परेशानी नहीं होती। इसलिए 20वीं सदी के पूरे दशक तक आते आते हम ऐसे बुनकरों को देखते
हैं जो प्लाइन शटल वाले करघों का इस्तेमाल करते थे। इससे कामगारों की उत्पादन क्षमता बढ़ी, उत्पादन तेज हुआ और श्रम की मांग में कमी आई। 1941 तक भारत में 35% से ज़्यादा हथकरघों में फ्लाई शटल लगे होते थे। त्रावणकोर, मद्रास, मैसूर, कोचीन, बंगाल आदि क्षेत्रों में तो ऐसे हथकरघे 70 से 80% तक थे। इसके अलावा भी कई छोटे छोटे सुधार किए गए जिनसे बुनकरों को अपनी उत्पादकता बढ़ाने और मिलों में मुकाबला करने में मदद मिली। मिलों के साथ प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करने के मामले में कुछ बुनकर औरों से बेहतर स्थिति में थे। बुनकरों में से कुछ मोटा कपड़ा बनाते थे जबकि कुछ महीन किस्म के कपड़े बुनते थे। मोटे कपड़ों को मुख्य रूप से गरीब ही खरीदते थे और उनकी मांग में भारी उतार चढ़ाव आते थे। खराब फसल और अकाल के समय जब ग्रामीण गरीबों के पास खाने को कुछ नहीं होता था और नगद आय के साधन खत्म हो जाते थे तो वे कपड़ा नहीं खरीद सकते थे। बेहतर किस्म के कपड़े की मांग खाते पीते तबके में ही ज़्यादा थी, उनमें से उतार चढ़ाव कम आते थे। जब गरीब भूखे मर रहे होते थे तब भी अमीर यह कपड़ा खरीद सकते थे। अकालों से बनारसी या बालूचरी साड़ियाँ की बिक्री पर असर नहीं पड़ता था। वैसा भी जैसा कि आप देख चुके हैं कि मिल विशेष प्रकार की बुनाई की नकल नहीं कर सकते थे। बुने हुए बॉर्डर वाली साड़ियाँ या मद्रास की प्रसिद्ध लुंगियों की ही जगह ले लेना मिलों के लिए आसान नहीं होता था। ऐसा भी नहीं है कि 20वीं सदी में भी उत्पादन बढ़ाते जा रहे बुनकरों और अन्य दस्तकारों को हमेशा फायदा ही हो रहा था। उनकी जिंदगी बहुत कठोर थी, उन्हें दिन रात काम करना पड़ता था। अक्सर पूरा परिवार, बच्चे, बूढ़े, औरतें उत्पादन के किसी न किसी काम में हाथ बढ़ाता था। लेकिन ये फैक्ट्रियों के युग में अतीत के अवशेष भर नहीं थे। उनका जीवन और श्रम औद्योगिकरण की प्रक्रिया का अभिन्न अंग थे। उसके बाद वस्तुओं के लिए बाजार देखते हैं। हम देख चुके हैं कि किस तरह ब्रिटिश निर्माताओं ने भारतीय बाजार पर कब्जे के लिए प्रयास किया और किस तरह भारतीय बुनकरों और दस्तकारों, व्यापारियों और उद्योगपतियों ने औपनिवेशिक नियंत्रण का विरोध किया। आयात शुल्क सुरक्षा के लिए मांग उठाई, अपने लिए जगह बनाई और अपने माल के बाजार को फैलाने का प्रयास किया। जब नई चीज़ें बनती है तो लोगों को उन्हें खरीदने के लिए प्रेरित भी करना पड़ता है। लोगों को लगना चाहिए कि उन्हें उस उत्पादन की ज़रूरत है। इसके लिए क्या किया जा सकता है तो देखते हैं। नए उपभोक्ता पैदा करने के एक तरीका विज्ञापन का है। जैसा कि आप जानते हैं, विज्ञापन विभिन्न उत्पादनों को जरूरी और वांछनीय बना देती है। वे लोगों की सोच बदल देता है और नई ज़रूरतें पैदा कर देता है। आज हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहां चारों तरफ विज्ञापन छाए हुए हैं। अखबारों, पत्रिकाओं, हेडिंग, दीवारें, टेलीविज़न के पर्दे पर जब सब जगह विज्ञापन छाए हुए हैं। लेकिन अगर हम इतिहास में पीछे मुड़कर देखें तो पता चलता है कि औद्योगिकरण की शुरुआत से ही विज्ञापनों में विभिन्न उत्पादों के बाजार को फैलाने में और एक नई उपभोक्ता संस्कृति रचने में अपनी भूमिका निभाई है। जब मैनचेस्टर के उद्योगपति ने भारत में कपड़ा बेचना शुरू किया तो वे कपड़े के बंडलों पर लेबल लगाते थे। लेबल का फायदा यह होता था कि खरीदारों को कंपनी का नाम और उत्पादन की जगह पता चलता था। लेबल ही चीज़ों की गुणवत्ता का प्रतीक ही था। जब किसी लेबल पर मोटे अक्षरों में मेड इन मैनचेस्टर लिखा दिखाई देता था तो खरीदारों को कपड़ा खरीदने में किसी तरह का डर नहीं होता था। उसके बाद लेबलों पर सिर्फ शब्द और अक्षर ही नहीं होते थे, उन पर तस्वीरें भी बनी होती थी जो अक्सर बहुत सुंदर होते थे। अगर हम पुराने लेबलों को देखें तो उनके निर्माताओं को सोच, उनके हिसाब किताब और लोगों की आकर्षित करने के लिए उनके तरीके का अंदाजा लगा सकते हैं। इन लेबलों पर भारतीय देवी देवताओं की तस्वीरें प्राय होती थी। देवी देवताओं की तस्वीरें के बहाने निर्माता ये दिखाने की कोशिश करते थे कि ईश्वर भी चाहता है कि लोग उस चीज को खरीदें। कृष्ण या सरस्वती की तस्वीरों का फायदा ये होता था कि विदेशों में बनी चीजों की भारतीय की जानी पहचानी सी लगती थी। 19वीं सदी के आखिर में निर्माता अपने उत्पादन को बेचने के लिए कैलेंडर छपवाने लगे थे। अखबारों और पत्रिकाओं को तो पढ़े लिखे लोग ही समझ सकते थे, लेकिन कैलेंडर उन
को भी समझ में आ जाते थे, जो पढ़ नहीं सकते थे। चाय की दुकानों, दफ्तरों और मध्य वर्गीय घरों में ये कैलेंडर लटके रहते थे। जो इन कैलेंडरों को लगाते थे वे विज्ञापन को भी हर रोज पूरे साल देखते थे। इन कैलेंडरों में नए उत्पादन को बेचने के लिए देवताओं की तस्वीर होती थी। देवताओं की तस्वीरों की तरह महत्वपूर्ण व्यक्तियों, सम्राटों और नवाबों की तस्वीरों में विज्ञापन और कैलेंडरों में एक खूब इस्तेमाल होती थी। उनका संदेह अक्सर यह होता था कि अगर आप यशशाही व्यक्ति का सम्मान करते हैं तो इस उत्पादन का भी सम्मान कीजिए। अगर इस उत्पादन को राजा इस्तेमाल करते हैं या उन्हें शाही निर्देश से बनाया गया है तो उसकी गुणवत्ता पर सवाल खड़ा नहीं किया जा सकता। जब भारतीय निर्माताओं ने विज्ञापन बनाए तो उनमें राष्ट्रवादी संदेश साफ दिखाई दे रहा था। उनका आशय यह था कि अगर आप राष्ट्र की परवाह करते हैं तो उन चीज़ों को खरीदिए जिन्हें भारतीयों ने बनाया है। ये विज्ञापन स्वदेशी के राष्ट्रवादी संदेश के वाहक बन गए थे। निष्कर्ष में देखते हैं तो जाहिर है कि उद्योगों के युग में बड़े बड़े औद्योगिक बदलाव आए हैं। फैक्ट्रियों का उदय हुआ है और नई औद्योगिक श्रम शक्ति अस्तित्व में आई है। लेकिन जैसा कि आप देख चुके हैं कि इस युग में हाथ से बनने वाली चीज़ों और छोटे पैमाने पर उत्पादन भी औद्योगिक भूदृश्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। चित्र 1 और 2 में दोबारा हम देख सकते हैं। इसमें बताया गया है कि छवि यह क्या दर्शाती है।